8:47. गुड मॉर्निंग टू ऑल. ऑनलाइन आप लोगों की गुड मॉर्निंग. आज से बस अभी से हम 2 मिनट बाद शुरू करने वाले हैं हमारे सिलेबस का पहला चैप्टर, और वो चैप्टर होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का चैप्टर इन्वेस्टमेंट. प्रैक्टिकल है और उसमें एज भी कवर होता है. थ्योरी कम, प्रैक्टिकल ज्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर एज 13 में. तो कई सारे एज ऐसे हैं जिसमें प्रैक्टिकल ज्यादा है, वो मैं पढ़ाने वाला हूं. तो उसी में से सबसे पहला एज 13 यानी इन्वेस्टमेंट चैप्टर हम आज से अभी से शुरू करने वाले हैं, बस 2 मिनट बाद 8:50 पर. क्योंकि हम टाइम हमारा 8:45 है, तो हम मैक्सिमम 5 मिनट वेट करते हैं आपके सारे बचे हुए लेट लतीफ जो भी बच्चे होते हैं उनका, कि चलो 2-3 मिनट लेट हो जाते हैं, होने दो, कोई दिक्कत नहीं. उतना तो नॉर्मल है, पर कोशिश करना चाहिए हम लोगों को हम टाइम पर आए. अब आपके लिमिटेड चैप्टर है इस प्रैक्टिकल में. अभी जो आपका नया सिलेबस है ना, उस नए सिलेबस में अकाउंट्स में प्रैक्टिकल काफी कम बचे हैं और एएस काफी ज्यादा है, पर जो भी प्रैक्टिकल है वो सभी आएंगे. इतने लिमिटेड चैप्टर हैं तो सभी की फ्रीक्वेंसी मतलब पूरी पॉसिबिलिटी है कि हर चैप्टर आएगा. तो ये चैप्टर भी एग्जाम में आएगा, ये सोचकर चलना है. और हमें अब थोड़ा सा अपने आप को मैच्योर्ड बनाना है. आप सीए फाउंडेशन में है अभी, मानता हूं, क्योंकि आपने भी एग्जाम दी है, रिजल्ट अवेटेड है, अर्ली बर्ड बैच है. लेकिन आपको ये मान के चलना है कि हम इंटर में पहुंचने वाले हैं, हमारा मेंटल लेवल उठ चुका है, या उठाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे. मैं आपके साथ हूं, मेरा नंबर आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप जब चाहे तब मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. कोई भी चीज आपको क्लास में पूछनी है क्लास में पूछिए, क्लास के बाहर पूछनी क्लास के बाहर पूछिए, क्लास के बाद फोन पे पूछनी फोन पे पूछिए. मैं रेडी हूं, क्योंकि मुझे डाउट सॉल्व करना मेरी हॉबी है. आजकल डाउट आती बहुत कम से, या तो मैं पढ़ाता इतना अच्छा हूं, या फिर आपको इतना खराब पढ़ाता हूं कि समझ में कुछ भी नहीं आता, तो डाउट कहां से आए. जो भी हो, तो चलिए हम शुरू करते हैं. चैप्टर 8:50 हो गया, अब बस शुरू. तो हमारा पहला चैप्टर जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है इन्वेस्टमेंट. धमाके से शुरुआत हो रही है, सभी लोग अपनी अपनी बोतलें गिराओ ताकि धमाका बजे कि हाँ चैप्टर शुरू हो रहा है. एक ही नहीं गिराई अभी, और गिराओ. तो शुरुआत होती है. फर्स्ट चैप्टर इज 13 और वो है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज. इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज चैप्टर है. इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज. इन्वेस्टमेंट, पहली बात तो हम समझेंगे क्या होता है इन्वेस्टमेंट. मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट. मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है इन्वेस्टमेंट, पहले इसका मीनिंग जानेंगे. सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपने एक मकान खरीदा, फ्लैट खरीदा अपने खुद के रहने के लिए, तो क्या आप उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं. आपने अपने खुद के रहने के लिए मकान खरीदा, आप किराए के मकान में, अब आपको शिफ्ट होना है अपने खुद के मकान में. आपने एक मकान खरीदा, तो बताइए ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट है या नहीं. क्या बोलते हो उसको? आप उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, क्योंकि आप उसमें रहने जा रहे हैं. उससे कमाने का इंटेंशन नहीं है, उससे अर्निंग का इंटेंशन नहीं है, तो फिर वो आपका इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ? वो तो आपकी असेट हो गई. असेट तो है पर इन्वेस्टमेंट. लेकिन वही मकान आप इसलिए खरीदते कि हम उसको खरीदकर किराए पे चला देंगे, इसलिए खरीदा है, तो फिर वो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट.
या इसलिए खरीदा है कि उसको खरीद कर रखेंगे और 2 साल बाद जब भाव बढ़ जाएंगे, प्राइस एप्रिसिएशन का एडवांटेज लेंगे, बढ़े हुए भाव पर बेच देंगे। आज ये बिल्डिंग, आज ये फ्लैट, आज ये प्लॉट, ये जमीन 70 लाख की है, ये फ्लैट 70 लाख का है, इसको होल्ड करेंगे तो ये फ्लैट 75 लाख में बेच देंगे, 75 लाख में बिक जाएगा। प्राइस एप्रिसिएशन के लिए आपने खरीदा है तो भी वो आपका इन्वेस्टमेंट है। तो यदि आप असेट एक्वायर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम फ्रॉम इट, यदि इनकम कमाने के उद्देश्य से या प्राइस एप्रिसिएशन के लिए खरीदते हैं तो वो असेट आपकी क्या हुई? इन्वेस्टमेंट। लेकिन वो असेट आप खरीदते हैं अपने रहने के लिए, सेल्फ यूज के लिए, तो फिर वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब दूसरा, अब देखिए उस एंगल से तो शेयर्स खरीदे, डिवेंचर खरीदे, देखिए यदि अब यहां पर एक और बात, फॉर एग्जांपल मैं एक शेयर ट्रेडर हूं, शेयर्स का व्यापारी, ब्रोकर, शेयर ब्रोकर, या मैं कहूं ज्यादा ब्रोकर से बेहतर है शेयर ट्रेडर। मेरा काम है शेयर्स में डील करना। अब यदि मैं शेयर्स खरीदता हूं, डिवेंचर खरीदता हूं, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदता हूं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता हूं, तो वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि मेरा स्टॉक है, क्योंकि वो मुझे खरीदा किस पर्पस से है? भाव बढ़ते ही बेच दूंगा, तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट है या स्टॉक है? तो उसको स्टॉक की कैटेगरी में लेते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में नहीं लेते। वो स्टॉक है और उस पर फिर दूसरा एस लगेगा, ये एस नहीं लगेगा क्योंकि वो स्टॉक है न कि इन्वेस्टमेंट। लेकिन यदि मैं एक सी हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैंने रिलायंस के शेयर खरीद के पटक दिए, मैं रिलायंस का ट्रेडर नहीं हूं, मैं शेयर ट्रेडर नहीं हूं, मैं तो सी हूं। मैंने जो कमाया उसको कहां लगा दिया? रिलायंस में, इंफोसिस में कहीं लगा दिया कि भाव बढ़ेगा तो बेच दूंगा। तो मेरा यहां शेयर ट्रेडिंग का बिजनेस नहीं है। तो वो जो मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड या इंफोसिस के शेयर खरीदे या रिलायंस के शेयर खरीदे, वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसमें प्राइस अप्रिसिएशन चाहता हूं मैं। तो ये मैंने आपको रफली बताया है, थोड़ा बड़ा आपको समझ में आया होगा। तो जब कोई असेट एक्वायर की जाए, जब कोई असेट खरीदी जाए, एक्वायर की जाए फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग इनकम फ्रॉम इट एंड फॉर प्राइस appreciation, then the asset will be called investment, but it does not include shares, security purchased by a trader, shares and debenture etc purchased by a trader, ये इसमें इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि हम उसको क्या मानते हैं? स्टॉक मानते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट ही नहीं मानते। तो फिर जब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उस पर फिर एज 13 कैसे अप्लाई होगा? तो हम सबसे पहले मीनिंग लिख लें कि इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं, है ना बेटा? मीनिंग समझ में तो आ गया आपको? अब लिखेंगे मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, assets acquired for the purpose of earning income from it and for price appreciation is called, is oblique are called investment। उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा उस एसेट को जो इनकम कमाने के उद्देश्य से खरीदी गई या प्राइस अप्रिसिएशन के हिसाब से खरीदी गई, उसको कहा जाएगा इन्वेस्टमेंट। बट शेयर्स, डिवेंचर्स एंड अदर securities purchased by a trader does not fall in this category
these are stock for trader. ये ट्रेडर के लिए स्टॉक है, इसको हम इस कैटेगरी में नहीं रखते. क्या लिखा है? शेयर्स, डिवेंचर और एनी अदर सिक्योरिटीज परचेज बाय ट्रेडर डज नॉट फॉल इन दिस कैटेगरी. ये इस कैटेगरी में नहीं आते. क्यों नहीं आते? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट नहीं, स्टॉक है. तो ये तो क्लियर कट है. या नोट क्या लिखेंगे? असेट, फॉर एग्जाम्पल हाउस, फ्लैट, एक्वायर्ड for the purpose of use or not an investment. हमने कोई मकान खरीदा, फ्लैट खरीदा, पर्पस क्या है? उसको यूज करना, बेचना नहीं, किराए पे देना नहीं. न किराए पे देना हमारा उद्देश्य है, न उसको बड़े में भाव पर बेचना हमारा उद्देश्य है. वो तो हमने खुद के रहने के लिए खरीदा, तो उसको हम इस कैटेगरी में नहीं रखते, फिर वो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में नहीं आएगा. इज इट ओके? ठीक है. तो क्या क्या ये आपको क्लियर है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है. ठीक. अब बेटा आगे आते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. अब लिखेंगे बेटा हमारा ये इन्वेस्टमेंट है ना, ए स्टडी हमें ये बताता है कि हमें इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे करना चाहिए. इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे हो ये पढ़ना है. बेटा ये अकाउंटिंग आपके लिए बहुत यूजफुल है. आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हो? सीए बनने वाले हो. सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता. आप मेरे हिसाब से चलो, बाकी जगह चलो, आप डेफिनेटली सीए बनोगे. लेकिन उसके लिए आपको अपने आप की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपनी लाइफ को थोड़ा अलग डायमेंशन में, मतलब अलग टाइप, मतलब मोड में ले जाना पड़ेगा. थोड़े से कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा. और उसके लिए दिल में, दिमाग में जुनून होना जरूरी है कुछ भी करने के लिए. मतलब मुझे, जैसे मैं अपनी बात करूं, हमारे पास तो उस वक्त ऑप्शन नहीं था. हमारे पास तो साइकिल भी नहीं थी, ट्यूशन करने के पैसे नहीं था. यदि हमको 2 किलोमीटर जाना है तो हम पैदल जाते थे, 3 किलोमीटर जाना है पैदल जाते थे, साइकिल भी नहीं होती थी. तो बेटा हमारे पास एक ऑप्शन था, कुछ ना कुछ बनना है, नहीं तो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे. ना हमारे पास कोई बिजनेस था, ना कोई अच्छी नौकरी के चांसेस थे. तो एक ही चीज से भी करना है, मतलब पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है. तो और उस वक्त हमारे पास प्लस ये था कि कोई मोबाइल जैसे डिस्ट्रैक्शन नहीं थे. तो वो एक जुनून टाइप आ गया था. 24 घंटे दिमाग में सीए घूमता था. और आज भी मेरे दिमाग में, अब सीए नहीं तो मेरे दिमाग में एकेडमी घूमती है. मैं यहां से घर जाता हूं तो उसके बाद भी मेरे दिमाग से एकेडमी भाग नहीं आती. रात को सोने के पहले तक में एकेडमी के सारे विचार आते हैं, और सुबह उठते ही मुझे सबसे पहले एकेडमी के बारे में ख्याल आता है. उसी की वजह से बेटा ये एकेडमी 35 साल से यहां पर है, और उसी की वजह से आप लोग यहां पर आज है. तो वजह यह है कि, मतलब बताना मैं चाहता हूं कि मेरे जैसा एक साधारण सा व्यक्ति जो बहुत एवरेजली टैलेंटेड है, मतलब यूं कहूं तो मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट भी मान सकता हूं अपने आप को. दिमाग के हिसाब से मैं बहुत ज्यादा शार्प नहीं रहा, बस मैंने मेहनत बहुत की. तो मतलब ये था, जो जुनून था उस वजह से मैं सीए बना. अदरवाइज तो मेरे पास इतना टैलेंट ही नहीं था कि मैं सीए बन पाऊं. तो यदि आप में टैलेंटेड है तो अपने टैलेंट को गवाओ मत, रैंक की सोचो. आप एवरेज स्टूडेंट है तो बहुत ग्रुप की सोचो. आप एवरेजली टैलेंटेड से बिलो है तो एक ग्रुप की सोचो, लेकिन सोचो कि पास तो होना ही है. कैसे सीए की एग्जाम में ऐसा क्या पूछ लेंगे कि हमारे उससे बाहर होगा? कुछ भी हम पढ़ते उससे बाहर नहीं होता, फिर भी रिजल्ट 22%, 18% क्यों आता है? सीधा सीधा कारण आपका पढ़ाई से मतलब जो डाइवर्सन, मतलब आप पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं होते. क्लास में एब्सेंट कभी भी मार देना, होमवर्क कभी नहीं करना, इच्छा हो तो पढ़ना, इच्छा हो तो ना पढ़ना, ये सब नहीं चलता बेटा. तो आपको डिवोटेड होना पड़ेगा. फिर आप देखो आप कैसे सीए नहीं बनते हो, और आप सीए बनोगे तो आपकी लाइफ स्टाइल बदल जाएगी. आपकी नहीं, आपके पूरे परिवार की आप दशा बदल देंगे यदि आप सीए बन गए तो. चलिए हम अब टाइम वेस्ट नहीं करें. तो बेटा अब हम पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट चैप्टर में फर्दर. ये अकाउंटिंग जो मैं बोल रहा था कि आप सीए बनेंगे, सीए बनने के बाद आप कोई जॉब करेंगे, जॉब करेंगे तो आपको हेवी सैलरी मिलेगी, 2 लाख रुपए महीना, 3 लाख रुपए महीना. तो आप उसमें से खर्च करोगे 20 से 25 हजार महीना, 30 हजार महीना, 40, 50. बाकी जो आपकी महीने की 1.5-2 लाख रुपए की बचत होगी उसका क्या करोगे? उस अर्निंग को आप
कहीं इन्वेस्ट करोगे कुछ कमाने के लिए, तो आप भी इन्वेस्टमेंट करोगे फ्यूचर में, तो आपको आना चाहिए कि आप जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हो उसकी अकाउंटिंग आप कैसे करेंगे। तो आपको आना चाहिए कि आप जो मनी इन्वेस्ट करेंगे उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाए, वो हमें बताता है AS 13। ये आपके फादर हैं, आपके फादर हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनका मनी है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी मदर है उनके पास मनी है वो इन्वेस्ट कर रही है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। आप गर्ल्स हैं, फ्यूचर में आप यदि शादी करती हैं तो आपके हस्बैंड वो भी कमाएंगे, आपकी सासू माता, सासू जी वो भी कमा सकती है, आपके ससुर कमाएंगे, आप उनकी इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग करो, देखो घर में आपकी क्या धाक जमेगी। तो मतलब ये है कि ये इन्वेस्टमेंट चैप्टर की अकाउंटिंग यूनिवर्सल यूजेज है, इसके सबसे ज्यादा यूजेज इसी के हैं। बेटा हम जो पढ़ते हैं ट्रेडिंग पी बैलेंस शीट, वो जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं फाइनेंशियल, वो तो सिर्फ बिजनेसमैन के काम की है, बिजनेस या ट्रेडर के काम की है, कंपनी के काम की है, लेकिन ये चैप्टर सभी के काम का है। आप एक हाउसवाइफ भी इन्वेस्ट कर सकती है, वो भी अकाउंटिंग समझेगी कैसे होती है। एक सैलरीड पर्सन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसकी भी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग चैप्टर काम की है। एक टेंपल है, टेंपल में जो चढ़ावा आता है उस मनी को उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, तो टेंपल भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, करता ही है। ट्रस्ट है वो इन्वेस्टमेंट करता है, एक ट्रेडर है वो भी इन्वेस्टमेंट करता है, एक कंपनी है वो भी इन्वेस्टमेंट करती है, पार्टनरशिप में वो भी इन्वेस्टमेंट करती है, बैंक भी इन्वेस्टमेंट करता है, LIC भी इन्वेस्टमेंट करती है, हर कोई इन्वेस्टमेंट करता है। तो इससे ज्यादा यूज वाला चैप्टर कुछ नहीं, जिसके यूनिवर्सल यूजर है, सभी के लिए यूजफुल है, आपके लिए भी। तो वो अकाउंटिंग हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कोई कैसे करता है। तो अब हम ये तो हमने पढ़ लिया इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जब भी कोई एसेट खरीदी जाए फॉर द पर्पस ऑफ इनकम अर्निंग, वो होती है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट किस किस तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिकल अप्रोच के पढ़ने से टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या क्या होते हैं। नंबर 1 यहां लिखे, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक होता है ए, लिखो इसमें ए, टाइम पीरियड पॉइंट ऑफ व्यू। टाइम पीरियड पॉइंट ऑफ व्यू बेटा एक होता है टाइम पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें नंबर 1 करंट इन्वेस्टमेंट, यानी शॉर्ट टर्म। एक इन्वेस्टमेंट होते हैं करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये क्या होते हैं, शायद आप इसके नाम से समझ गए होंगे। क्या समझे, लेस देन 1 ईयर, ये पढ़ा हुआ है आपका कहां, 11-12 में चैप्टर था। अच्छा ठीक है। तो कोई इन्वेस्टमेंट, यदि मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं कोई इन्वेस्टमेंट खरीदता हूं, तो वो कब आएगा, करंट कैटेगरी में। करंट इन्वेस्टमेंट में उसकी 2 शर्तें हैं। नंबर 1 वो रेडिली सेलेबल हो, रेडिली रियलाइजेबल हो, रेडिली मार्केटेबल हो, इजीली सेलेबल हो, हम उसको इजीली उससे मनी रियलाइज कर सकते हो। नंबर 1 कंडीशन तो ये है। और दूसरा, उसको हम 1 साल से ज्यादा होल्ड करने का हमारा इरादा ना हो। नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन, 2 कंडीशन है किसी इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट में आने की। नंबर 1 क्या है, रेडिली सेलेबल, इजीली सेलेबल। बेटा इन्वेस्टमेंट कब इजीली सेलेबल है और कब इजीली सेलेबल नहीं है, समझना। मान लो क्या आप समझते हैं स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट समझते हैं, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज समझते हैं। मान लो रिलायंस का शेयर कहां लिस्टेड है, कहां कोटेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, कोटेड है, उसका नाम मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में है कि रिलायंस कंपनी की शेयर की ट्रेडिंग हमारे मार्केट से हो सकती है। अब आपको रिलायंस का शेयर बेचना है तो क्या आपको तकलीफ आएगी, या जब चाहो तो विद इन फ्यू सेकंड आप बेच सकते हो। तो बेटा फिर वो जो शेयर स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है वो इजीली सेलेबल है कि नहीं, वो इजीली सेलेबल है, उसको आप जब चाहे तब बेच सकते हो, जब चाहे तब उससे मनी रियलाइज कर सकते हो, वो इजीली रियलाइजेबल है, वो रेडिली रियलाइजेबल है। तो उसको एक कैटेगरी है, एक तो नंबर 1 ये होना चाहिए। दूसरा मैं एग्जांपल कौन सा रेडिली रियलाइजेबल नहीं है, बेटा बताओ। मेरे पास बेटा
एक्स लिमिटेड है, एक्स कंपनी है, वो प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक नहीं। उसमें कुल मिला के 5 शेयर होल्डर है। अब 5 शेयर होल्डर है, क्या वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है? सिर्फ कौन सी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हो सकती है? पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड नहीं। 5, 8, 10 लोग ने मिलकर कंपनी बना ली, उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सेल नहीं होते। अब मुझे बताइए बेटा, यदि मुझे, अब मैं 8, मान लो हमारी कंपनी में 8 शेयर होल्डर हैं, उसमें से मैं भी एक हूं। अब मैं चाहूं कि मैं अपना शेयर बेचना चाहूं, तो क्या मैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जाकर बेच सकता हूं? मुझे ग्राहक ढूंढना पड़ेगा, आपसे पूछना पड़ेगा कि क्या मेरी एक शेयर के शेयर आप खरीदना चाहेंगे? बोले नहीं भाई मुझे नहीं खरीदना। फिर इनके पास गया, इनसे पूछा कि भाई आप खरीदना चाहते हैं? बोले नहीं हमें नहीं खरीदना। ऑनलाइन के एक बच्चे के पास में गया, अदिति के पास, कि मेरे इक्विटी शेयर मेरे पास है 1 मिनट के, भाई प्लीज खरीद लो। बोले नहीं खरीदना। तो मुझे ग्राहक ढूंढना पड़ेगा, और वो फिर मैं जब चाहता उसे बेच नहीं सकता। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स इजीली सेलेबल नहीं है, तो वो रेडिबल, वो रिलाइजेबल नहीं है इजीली, तो वो इस कैटेगरी में फिर कैसे आएंगे? तो मतलब ये होना चाहिए जो भी हो, इजीली, रेडिली सेलेबल हो, रेडिली रिलाइजेबल, नंबर 1 कंडीशन। दूसरा, उसे 1 साल के अंदर अंदर बेचने का इरादा रहा हो। जिस दिन मैं खरीद रहा हूं ना बेटा, आज यदि मैं खरीद रहा हूं, मेरा इरादा है आज कि मैं इसको 8 महीने में निकाल दूंगा, तो फिर ये क्या हो गया? करंट। आज मेरा इरादा है 10 महीने से ऊपर नहीं रखूंगा, तो क्या हो गया? करंट। लेकिन आज मैंने ये सोचकर खरीदा, इसको तो मैं 2 साल होल्ड करूंगा, मुझे पता है कि ये कंपनी का भविष्य बहुत अच्छा है, इसका एक नया वेंचर आने वाला है, और नया वेंचर में अभी 1.5 साल है, तब तक नहीं बेचूंगा। नया वेंचर आएगा, उसके रिजल्ट आएंगे, उसका परफॉर्मेंस आएगा, 2 साल होल्ड करके फिर बेचूंगा। अभी मैंने खरीदा ही इस इरादे से कि 2 साल रखना है, तो फिर वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, वो अदर देन करंट में आएगा। तो 2 चीज होगी, रेडिली रियलाइजेबल, नंबर 1, तो इन्वेस्टमेंट विच आर रेडिली रियलाइजेबल एंड इंटेंडेड टू होल्ड फॉर ए पीरियड अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर। तो इसको लिख लो। वो इन्वेस्टमेंट किसमें आएगा बेटा? करंट इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट्स विच आर रेडिली realizable and intended to be held for a period up to 1 year, जिसको 1 साल से ज्यादा समय तक रखने का इरादा ना हो। इरादा, इंटेंशन, इरादा। That is intention to hold up to 1 year maximum from the date of purchase। जिस दिन खरीदा वहां से लेकर जिस दिन खरीदा वहां देखा जाता है इंटेंशन। जिस दिन खरीदा वहां से इंटेंशन देखते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट का क्या कैटेगरी है। यदि उस दिन इरादा जल्दी बेचने का है तो करंट, और उस दिन इरादा 1 साल से ज्यादा समय तक रखने का है तो फिर वो अदर देन करंट, यानी वो लॉन्ग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो जाता है। बोलिए बेटा। बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाला फंडा अभी नहीं आया, वो तो फिर 3 मंथ आ जाता है। हाँ, डेफिनेटली आपको फिर उसको लॉन्ग टर्म में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपका इरादा बदल चुका है अब तो। अब आप उसको नहीं बेच रहे हो तो फिर आपका इरादा बदल जाएगा, तो आपका इंटेंशन बदल गया तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा उसको।
तो वैसे ये पॉइंट हमारे यूज में आएगा नहीं, ये थ्योरेटिकल है पर यूज में आएगा नहीं, एग्जामिनेशन पॉइंट से काम नहीं आएगा। ठीक है, मैंने बता दिया आपको कि बाद में हमें चेंज करना पड़ सकता है। तो यहां पर ये हुए करंट इन्वेस्टमेंट, तो करंट इन्वेस्टमेंट की कंडीशन समझ में आ गई, इजीली रियलाइजेबल हो, रेडीली सेलेबल हो, मतलब जब चाहे तब बेच सकते हो। ऐसा ना हो कि हम सोचा तो ये है कि 6 महीने में निकाल देंगे, सोचा तो ये है लेकिन बेचने जाएंगे तो कोई बिकेगा ही नहीं, खरीदारी नहीं मिलेगा, तो फिर वो करंट की कैटेगरी में कैसे आएगा? आया समझ में? तो ठीक है, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसमें 1 ईयर है। ठीक है, तो ये हुआ करंट। और दूसरा क्या होगा? अदर देन करंट। लॉन्ग टर्म, that is non-current investment. Non-current investment, तो इसमें क्या लिखा हूं? which is not current लिखाऊं क्या? जो करंट नहीं है वो क्या है? which is investment which are not करंट इन्वेस्टमेंट। जो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है वो आ जाएंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में। सॉरी बेटा, मैं आपका इतना लंबा छोड़ा सेंटेंस पढ़ नहीं पाया बेटा, अभी शेयर की प्राइस कम हो गई। हाँ बेटा, वो सब चीजें हम देखेंगे आगे, अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं कि हमने खरीदा था, लंबे समय रखेंगे, फिर रेट कम होने की वजह से जल्दी बेच दिया, अब बेच ही दिया तो उसका क्लासिफिकेशन हो गई ना बेटा, समझेंगे उन चीजों को। अभी पहले बेसिक पढ़ ले, उसके बाद आपके जो अदर डिस्कशन है बेटा हम सब समझेंगे। ठीक, तो अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं। ये आपने समझा टाइम पीरियड पॉइंट ऑफ व्यू से करंट और नॉन करंट। ठीक है, 100% क्लियर। अब बेटा सेकंड कैटेगरी, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू, ये इनकम पॉइंट से ये नॉट एज पर एस ने ये बाइफिकेशन नहीं दिया, ये हम अपने हिसाब से देख रहे हैं। एस से तो ये वाला दिया, कौन सा वाला? करंट और नॉन करंट, ये एस से दिया है, लेकिन जो एस पर एस नहीं है वो मैं आपको इन जनरल बता रहा हूं, मैंने लिख दिया नॉट एस पर एस, ये एस पर एस नहीं है, ये हमारे नॉलेज के लिए है। वो है नंबर 1 फिक्स्ड इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट like government bond, oblique securities and debenture. Government bond, oblique security and debentures. गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिवेंचर, इसमें क्या खासियत होती है बेटा? इसमें आपको जो इनकम मिलेगी वो खरीदते वक्त तय होता है या अनसर्टेन होता है? जैसे आपने डिवेंचर खरीदा एबीसी लिमिटेड का, वो डिवेंचर का नाम है 5% डिवेंचर, तो क्या होगा बेटा? आपको उस डिवेंचर पर की फेस वैल्यू पर आपको हमेशा इंटरेस्ट मिलेगा 5% से, न ज्यादा न कम। तो आपको उस पर इनकम जो होगी वो फिक्स है या अनसर्टेन? फिक्स्ड है। आपने खरीदा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जैसे कि यूपी की योगी सरकार है, उनको अपने यूपी के डेवलपमेंट के लिए, यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, रोड है, पावर लाइन है, पावर हाउसेस बनाने हैं, डैम बनाने हैं, डेवलपमेंट करना है यूपी का, उसके लिए उनको 2000 करोड़ रुपए चाहिए। तो उन्होंने पब्लिक से लोन लिया 6% पर, पब्लिक से लोन लिया 2000 करोड़ कि हमें 2000 करोड़ का लोन दे दो, हम आपको 6% ब्याज देंगे, और ये मनी जो आपसे लोन के रूप में ले रहे हैं वो 5 साल बाद आपको वापस कर देंगे। तो यूपी सरकार की योगी सरकार ने क्या किया? 6%
यूपी गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर दिए, तो अब क्या करेगी यूपी सरकार? 5 साल तक उसकी फेस वैल्यू पर 6% ब्याज देती रहेगी। तो वो क्या हो गया, अब जो उसको खरीदेगा उसको इनकम फिक्स रेट से मिलेगी। तो ये हो गया फिक्स्ड इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट। आपने डिबेंचर खरीदे 7% वाले, तो आपको जो कंपनी डिबेंचर इशू करती है उससे आपको 7% का इंटरेस्ट फिक्स अमाउंट मिलेगा, न ज्यादा। वो कंपनी प्रॉफिट में है तो भी 7%, प्रॉफिट ज्यादा है तो भी 7%, इवन वो लॉस में है तब भी आपको ब्याज वहां से 7% का रियलाइज होगा डिवेंचर पर। तो ये आपके हो गए ऐसे इन्वेस्टमेंट जिस पर आपको फिक्स रेट से फिक्स इनकम मिलती है। तो ये है इनकम जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट की एक सेपरेट कैटेगरी, फिक्स्ड इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट, जिसमें आ गए गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड डिवेंचर्स। और एक होता है बेटा अदर्स। अदर्स मतलब फ्लक्चुएटिंग इनकम, फ्लक्चुएटिंग इनकम, इक्विटी शेयर्स ऑफ एनी कंपनी। इक्विटी शेयर खरीदे बैंक की एफडी भी, पर ये बैंक की एफडी की कोई अकाउंटिंग होती नहीं बेटा खास, पर बैंक की एफडी भी एक फिक्स्ड जनरेटिंग इनकम इन्वेस्टमेंट ही है ना। बेटा अब शेयर्स खरीदे, इक्विटी शेयर, नॉट शेयर, इक्विटी शेयर। आपके पास यदि इक्विटी शेयर है, एबीसी कंपनी के इक्विटी शेयर है, तो क्या उस पर इनकम फिक्स रेट से मिलेगी? एबीसी कंपनी के इक्विटी शेयर है, तो एबीसी कंपनी डिविडेंड देगी या नहीं देगी ये पता नहीं होता, देगी या नहीं देगी ये भी पता नहीं होता। और दूसरा, कब देगी पता नहीं, देगी या नहीं देगी पता नहीं, कब देगी पता नहीं, कितना देगी पता नहीं। वो उसके डायरेक्टर पर डिपेंड करता है, कंपनी के प्रॉफिट पर डिपेंड करता है, कंपनी के प्रॉफिट और डायरेक्टर के डिसीजन पर डिपेंड करता है कि कंपनी डिविडेंड कितना देने वाली है। कभी कंपनी डिविडेंड देती है 6%, कभी देती है 8%, कभी देती है 11%, कभी कुछ नहीं दिया। तो इक्विटी शेयर पे डिविडेंड की रेट, डिविडेंड इनकम फिक्स होती है या फ्लक्चुएटिंग होती है? अनसर्टेन होती है, कोई सर्टेनिटी नहीं होती। तो ये एक अलग कैटेगरी की इन्वेस्टमेंट है। तो इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट एक अलग कैटेगरी है और डिवेंचर या गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट एक अलग कैटेगरी है। तो हमें भी इस चैप्टर में दो वैरायटी ऑफ चैप्टर पढ़ने मिलेंगे। मतलब चैप्टर एक है इन्वेस्टमेंट, पर उसके अंदर दो चैप्टर हो गए। एक हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिस पर फिक्स रेट से इनकम मिलती है, और फिर हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ अनदर कंपनी, उसका हम अलग से पढ़ेंगे। दोनों के फंडामेंटल बिल्कुल ही अलग अलग हैं, दोनों चैप्टर इंटायरली डिफरेंट है। कुछ ही बातें इसमें कॉमन है, बाकी दोनों चैप्टर हमारे लिए अलग अलग हैं। मतलब चैप्टर एक है इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसके अंदर दो चैप्टर होंगे। एक हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट, और दूसरा अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। ये दोनों चैप्टर हमारे अलग अलग होंगे इस चैप्टर में। इसलिए मैंने AS13 में ये बाइफिकेशन नहीं दिया गया, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में तो प्रैक्टिकली आना है, तब ये बाइफिकेशन काम आने वाला है। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया। ये हमारा है इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन। तीसरा सी कैटेगरी, मार्केटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें कोटेड, दैट इज लिस्टेड, और अनकोटेड अनलिस्टेड। कोटेड और अनकोटेड, लिस्टेड यानी अनलिस्टेड। ये तो समझते होंगे आप लोग। जो शेयर या डिवेंचर या गवर्नमेंट बॉन्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जिसका नाम लिखा हुआ है वो है कोटेड यानी लिस्टेड, और जिस कंपनी का नाम स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है वो है अनलिस्टेड। किसके शेयर्स इजीली मार्केटेबल है? कौन से शेयर इजीली मार्केटेबल है? कोटेड शेयर्स आर इजीली मार्केटेबल, इजीली सेलेबल, इजीली रिलाइजेबल, बट अनकोटेड आर नॉट इजीली रिलायबल। इज इट क्लियर?
तो ये भी एक कैटेगरी है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। ये भी एज पर एज नहीं है, नॉट एज पर एज, ये तो हमने अपने लिख दिया, नॉट एज पर एज। ये क्लासिफिकेशन भी एज पर एज नहीं, ये हमने अपने नॉलेज के लिए लिया है। ठीक है बेटा। अब बाकी तो और भी होते हैं, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, वो हमारे किसी काम का नहीं है। अब बेटा यहां पर ये जो हम एज पढ़ने वाले हैं, ये सारे हमारा चैप्टर इन्वेस्टमेंट जरूर है, पर बेटा इन्वेस्टमेंट कई तरह के होते हैं। पर हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं, यदि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमने एक मकान खरीदा किराए पे देने के लिए, तो ये क्या हुआ, मकान खरीदा किराए पे देने के लिए, ये कौन सी एसेट हुई, एसेट इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आया कि नहीं आया, आया। पर वो अकाउंटिंग यहां नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें पढ़ना है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज पढ़ना है बस हमने। तो उस एंगल से हमने एक बस खरीदी किराए पे चलाने के लिए, तो वो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, पर वो इस कैटेगरी में हमें पढ़ना है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मींस शेयर्स, डिवेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड एक्सेट्रा, इन सब में जो इन्वेस्टमेंट होगा उसकी अकाउंटिंग हमें इस चैप्टर में पढ़नी है ना। तो हम अब उसी तरफ आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बेसिक स्टार्ट किया कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी क्या क्या होती है, यहां तक आपको क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं नंबर 1 कॉन्सेप्ट। अब यहां पढ़ते हैं अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट बेसिक्स। नंबर 1 ओपन सेपरेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर each investment, like investment in 6% government bond, investment in 7% government bond, equity shares of A Limited, equity shares of B Limited, and so on. इस तरह से आपको क्या करना है इस चैप्टर में, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। बेसिक नंबर 1 ओपन सेपरेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर ईच इन्वेस्टमेंट। आपको हर इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना है, एक अलग अकाउंट करना है। यदि आपके इक्विटी शेयर ए कंपनी में है तो उसका अलग अकाउंट खोलो, इक्विटी शेयर बी कंपनी में तो उसका अकाउंट अलग खोलो, आपका इन्वेस्टमेंट 6% गवर्नमेंट बॉन्ड में है तो अलग खोलो, और 7। ऐसा नहीं कि इक्विटी शेयर का इन्वेस्टमेंट एक में ले लिया और ए बी सी सभी कंपनी के शेयर एक ही में ले लिए, ऐसा नहीं। ए कंपनी के शेयर से अलग अकाउंट, बी कंपनी के शेयर से अलग अकाउंट, सी कंपनी के शेयर से अलग अकाउंट। इज इट क्लियर? ये तो आपको करना ही है। तो हमें हर इन्वेस्टमेंट के लिए सेपरेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। इज इट ओके? नंबर 2 फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर की बुक्स में इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनता है, ये हमारा प्रैक्टिकल इसमें शुरू हो चुका है। हम कैसे बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उसका एक फॉर्मेट हम ले लेते हैं। वो चाहे इन्वेस्टमेंट शेयर्स में हो, चाहे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी में हो, चाहे इन्वेस्टमेंट डिवेंचर में हो, चाहे इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में हो। जो कॉलम बनते हैं इसमें पहले बता दो नंबर ऑफ कॉलम, 5 कॉलम डेबिट साइड में और 5 कॉलम क्रेडिट में। ये इन्वेस्टर की बुक्स में अकाउंटिंग है और ये बहुत समराइज अकाउंटिंग है। देखिए कैसे, एक ही अकाउंट में सब कुछ भर दिया।
ये हमने कॉलम लिया डेट का, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन डेबिट का, एक पर्टिकुलर कॉलम रहेगा, एक डेट कॉलम, एक पर्टिकुलर कॉलम, फिर रहेगा अगला कॉलम फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, उस इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू क्या है, उस इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू क्या है, वो कॉलम। एक इनकम कॉलम, एक इनकम कॉलम और एक कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट कॉलम जो बोलो, एक कॉस्ट कॉलम, फिर से डेट। अब डेबिट साइड खत्म हुई, क्रेडिट साइड फिर से शुरू हो गई। इन्वेस्ट, कुल 5 कॉलम डेबिट में थे, 5 कॉलम ही क्रेडिट में गए, फिर से डेट शुरू हो गया क्रेडिट साइड का, पर्टिकुलर, डेट के बाद पर्टिकुलर, डेट के बाद पर्टिकुलर। और ऑनलाइन सभी लोग आई थिंक इन्वॉल्व होंगे। पर्टिकुलर के बाद फिर से फेस वैल्यू, फिर इनकम कॉलम और कॉस्ट कॉलम। कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट जो भी बोलो, या कॉस्ट कॉलम बोलो या इन्वेस्टमेंट कॉलम बोलो। मेन कॉलम ये है कॉस्ट ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट कॉलम, मेन कॉलम यही है। हम मेन क्या सभी मैंने वैसे तो। अब यहां पर हमारा ये है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट चाहे इन्वेस्टमेंट डिवेंचर में हो, गवर्नमेंट बॉन्ड में हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में हो, चाहे इन्वेस्टमेंट शेयर्स में हो, सभी में अकाउंट इसी तरह से बनेगा। ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट होगा। अब एक हाउस वाइफ है, वो भी इस तरह से अकाउंट बना लेगी, भले वो बुक्स में नहीं रफ में बना ले। इस एक ही अकाउंट में सब आ गया। उसकी फेस वैल्यू क्या है, उस पर इनकम कितनी हो रही है, उसकी कॉस्ट क्या है, ट्रांजैक्शन कब हुआ, क्या हुआ, सब कुछ एक ही अकाउंट में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट, इस डेट को खरीदे कैश में या चेक से, जो खरीदे उसकी फेस वैल्यू क्या, उस पर इनकम बताऊंगा मैं आगे, उसकी फेस वैल्यू क्या, उसकी कॉस्ट क्या। फॉर एग्जाम्पल मैंने कंपनी के, एबीसी कंपनी के शेयर खरीदा। एक शेयर खरीदने की तो बात मैं करता हूं 1 मिनट के लिए, तो यहां लिखूंगा मैंने, मान लो आप लिखना मत, 7 जुलाई 23 को टू बैंक, मैंने अभी 2 मिनट के लिए मान लेता हूं, मैंने एक शेयर खरीदा एबीसी कंपनी का। ये मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट इन एबीसी लिमिटेड, नाम लिख दिया। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एबीसी, मैं ठीक से नाम नहीं लिख पा रहा हूं, एक अकाउंट खोलूंगा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एबीसी, या इक्विटी शेयर इन एबीसी भी चलेगा। 7 जुलाई को मैंने शेयर खरीदा, उसकी फेस वैल्यू 100 थी, लेकिन मैंने खरीदा मार्केट से उसको 280 रुपए में। मार्केट में उसकी रेट क्या चल रही है, 280, मैंने 280 में खरीदा। फेस वैल्यू 100 है पर खरीदा 280 में है, तो ये डेट आ गई। कब खरीदा, कैश या चेक से, उसकी फेस वैल्यू क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है। फिर बाद में इस 100 रुपए के शेयर पर उस एबीसी कंपनी ने मुझे डिविडेंड दिया। उस एबीसी कंपनी ने मुझे इस 100 रुपए पर 4 रुपए का डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड या इनकम में आ जाएगा बाय बैंक, या लिख दूंगा बाय बैंक, मुझे डिविडेंड मिला तो यहां लिख दूंगा डिविडेंड कॉलम में। तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है, जो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। तो ये है फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फेस वैल्यू भी जरूरी है और कॉस्ट भी जरूरी है। ये मैंने बनाया इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। क्या आपको ये फॉर्मेट क्लियर है? फॉर्मेट क्लियर है बेटा? इसकी अकाउंटिंग मैं समझाऊंगा जीरो से, लेकिन फॉर्मेट क्लियर है। ये है इन्वेस्टमेंट, और आपको हर इन्वेस्टमेंट के लिए एक सेपरेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। ओके, ये हो गया फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। थर्ड बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट
ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्विजिशन एक्सपेंसेस, लाइक ब्रोकरेज, और ड्यूटीज, ब्रोकरेज और ड्यूटीज। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्विजिशन एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करने के एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट को खरीदने के एक्सपेंसेस की क्या अकाउंटिंग होती है, ये मैं पढ़ना है। अब ये होता क्या है समझे पहले। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ख्याल से आप समझते होंगे बेटा, आपको यदि स्टॉक एक्सचेंज से, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से रिलायंस के शेयर खरीदना है, तो क्या आप मुकेश अंबानी को फोन करोगे कि मुझे आपकी कंपनी के शेयर खरीदना है, कब मीटिंग रख लें, बोलो। ये फोन चला गया तो आपको पागल समझ के फोन काट देगा, और उल्टा क्या है, 2-4 गुंडे भिजवाएगा कि आपने उसका 4 सेकंड बर्बाद कर दिए। क्या करोगे, रिलायंस के शेयर खरीदने के लिए कहां जाओगे, मुंबई जाओगे, एक फ्लाइट पकड़ कर मुंबई जाओगे, रिलायंस के ऑफिस, फिर क्या करोगे, आपको खरीदना पड़ेगा थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में कैसे जाओगे बेटा, वहां होता है एक अथॉराइज पर्सन जो जिसके थ्रू आप खरीदना बेचना कर सकते हो। तो वो अथॉराइज पर्सन कौन होता है, ब्रोकर। तो बेटा आपको यदि 200, 300, 2000, 20,000 शेयर खरीदना है तो वो खरीदेंगे आप थ्रू ब्रोकर। तो आपको इस ब्रोकर को देनी पड़ेगी ब्रोकरेज यानी दलाली। तो क्या आप समझते हैं, तो बेटा जो ब्रोकरेज या दलाली आपको देनी पड़ेगी उस शेयर्स के खरीदने पर, इन्वेस्टमेंट खरीदने पर, जो आपको ब्रोकर को, मीडिएटर को ब्रोकरेज देनी पड़ी, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो हमें समझना है। या फिर एक तो होगी ब्रोकरेज दलाली, एक होती ड्यूटीज, स्टैंप ड्यूटी। समझते स्टैंप ड्यूटी कौन सी बताओ। जैसे आपको फॉर एग्जांपल मैंने आपसे रिलायंस के शेयर खरीद लिए थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर के थ्रू। आप हैं सेलर, मैं हूं बायर, बीच में कौन है, आपका भी ब्रोकर मेरा भी ब्रोकर। आपका ब्रोकर काहे के लिए है, आपका शेयर बिकवाने के लिए, मेरा ब्रोकर काहे के लिए है, आपके शेयर खरीदने के लिए। दो ब्रोकर इन्वॉल्व होंगे, करेक्ट। आपका ब्रोकर आया है शेयर बेचने के लिए मार्केट में, और मेरा ब्रोकर गया है खरीदने के लिए मार्केट में, करेक्ट। आपको भी ब्रोकर देनी पड़ेगी क्योंकि उसने आपके शेयर बिकवाए हैं, और मुझे भी ब्रोकर देनी पड़ेगी क्योंकि मैंने उसके थ्रू शेयर खरीदे, करेक्ट। ब्रोकर दोनों तरफ लगती है, दोनों को देनी पड़ती है, वो ब्रोकर लगी, वो हो गया। मान लो अब शेयर मैंने खरीद लिए, अब शेयर मैंने खरीद तो लिए, पर अब मुझे इसको 2-4 साल रखना है, बेचना नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि कंपनी से आपका नाम हटा दिया जाए रजिस्टर से, कंपनी में अभी आपका नाम लिखा है एज ए इक्विटी शेयर होल्डर, एज ए शेयर होल्डर। रजिस्टर ऑफ होल्डर में जो कंपनी मेंटेन कर रही है, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर, उसमें आपका नाम लिखा है। मान लो आपका नाम है कुणाल शर्मा, तो आपका नाम लिखा है एज ए शेयर होल्डर। मैं चाहता हूं कि कंपनी आपका नाम कट कर दे और उसमें मेरा नाम लिख दे एज ए शेयर होल्डर। तो कंपनी में ये शेयर ट्रांसफर मुझे करवाना पड़ेगा, उसके लिए स्टैंप ड्यूटी लगती है। गवर्नमेंट को ये शेयर ट्रांसफर के लिए बीच में ड्यूटी देनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं स्टैंप ड्यूटी। तो वो भी मेरे शेयर खरीदने की कॉस्ट हुई, वो भी मुझे इसलिए लगी क्योंकि मैंने शेयर खरीदे। तो ये हो गया, तो वो ड्यूटीज होती है। तो ब्रोकरेज और ड्यूटी जो खरीदते वक्त देनी पड़ती है, ब्रोकरेज खरीदने वक्त ब्रोकर को, और स्टैंप ड्यूटी शेयर्स को अपने नाम करवाने के लिए गवर्नमेंट को ड्यूटी पे करनी पड़ती है, स्टैंप ड्यूटी। तो ये जो शेयर एक्विजिशन एक्सपेंस है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको क्या करेंगे, क्या ट्रीटमेंट होगा, कैपिटलाइज इट, कैपिटलाइज इट मीन्स aid it in cost of investment, एड इट इन कॉस्ट ऑफ, इसको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दो, इसको कैपेक्स कर दो, इसको इन्वेस्टमेंट की लागत में जोड़ दो। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में ऐड कर दो। ये शेयर खरीदने की, इन्वेस्टमेंट खरीदने की कॉस्ट है, तो इट विल बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट विल बिकम पार्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल, एन इन्वेस्टर purchased 2000 equity shares of ABC Limited, face value 100, at the rate of rupees 140 per share. Brokerage is at the rate of 1.5%. ये एग्जाम्पल है छोटा सा। हम हमेशा बातों को समझने के लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। सीधे क्वेश्चन से हम कभी शुरू नहीं करते, छोटे छोटे एग्जाम्पल और उससे होगी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और उसके बाद क्वेश्चन शुरू होंगे। तो हमने 2000 शेयर खरीदे, फेस वैल्यू 100 है, खरीदा 140 में, मार्केट वैल्यू 140 है, 140 में खरीदे और ब्रोकरेज 1.5%। तो यहां पर हमने बनाया अकाउंट। अब यहां पर सॉल्यूशन देखिए, इक्विटी शेयर्स इन एबीसी, ये इन्वेस्टमेंट का नाम हो गया। मैं वो सारे कॉलम नहीं बना रहा हूं जो मेरे काम के हैं, हम टाइम बचाना चाहते हैं न कि टाइम वेस्ट करना। मैं सिर्फ वही कॉलम बना रहा हूं जो मेरे काम का है। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, ये फेस वैल्यू है, ये कॉस्ट है। मैं वो ना डेट ले रहा हूं ना कुछ ले रहा हूं, मैं अभी कॉलम पूरे नहीं बना रहा हूं। ध्यान रखिए, मेरा फोकस सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर है। कॉस्ट, यहां टू बैंक, हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा 2000 परचेज किए हैं, डेटा 140, तो 2,80,000 हमारी कॉस्ट हो गई। ये हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और फेस वैल्यू इसकी 2 लाख है। इक्विटी शेयर इन एबीसी हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। हमने इन्वेस्टमेंट 2000 खरीदे हैं 140 के रेट से, 280 हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, वो हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट कर दिया, मींस इस 280 को कैपिटलाइज कर दिया। और ये जो फेस वैल्यू है ना बेटा, ये रफ कॉलम है, ये बुक्स का हिस्सा नहीं, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होती। ये एक मेमोरेंडम कॉलम है, रफ कॉलम है, जिसकी कोई डेबिट, ये एक इंफॉर्मेटिव कॉलम है। यहां हमने इस शेयर्स की लिख ली है फेस वैल्यू, 2000 शेयर की फेस वैल्यू 2 लाख है, वो हमने लिख लिया। तो फेस वैल्यू लिख लिया जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ये हमारा एक रफ वर्क है, ये एक मेमोरेंडम कॉलम है और 2 बैंक कर दिया कॉस्ट कॉलम है। अब इस पर ब्रोकरेज कितनी लगेगी? 2,80,000 की कॉस्ट का 1.5%, 1,400 और 700, 1,400 और 2100, 4,200, 1.5% ना? हाँ ठीक है, 4,200। ये क्या हुई आपकी? ब्रोकरेज देनी पड़ी। इवन ब्रोकरेज भी ज्यादा ली, इतनी ब्रोकरेज होती नहीं है पर भी ठीक है, ब्रोकरेज होती है 0.25%, 0.1%, पर मैंने ले ली है अभी। 1.5% ब्रोकरेज देनी पड़ी 4,200। तो 4,200 आपको देने पड़े, वो आपको इसी शेयर्स खरीदने के लिए देने पड़े। तो ये भी आपके शेयर खरीदने की कॉस्ट है। ये आपका एक्सपेंसेस नहीं, इसको असेट मान लो। 280 आपका एक्सपेंसेस है या असेट है? असेट है। तो 4,200 जो आप ब्रोकरेज पे कर रहे हो, उसको आपको असेट मानना है या एक्सपेंस मानना है? असेट मानना है या एक्सपेंस? असेट मानना है। असेट मानना है मतलब कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करना मतलब असेट मानना ही होता है ना। तो हम 4,200 को इस असेट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। 2 बैंक जो ब्रोकरेज दी है 4,200, हमने ब्रोकरेज को भी कैपिटलाइज कर दिया, उसको हमारे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट का हिस्सा बना लिया। अब हमारा बाय बैलेंस शीट कितना आ गया? बाय बैलेंस शीट फेस वैल्यू जो 2 लाख है, 284, ये हमारी होगी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट। अब इन्वेस्टमेंट
284 200 पे कैरी होंगे। ये हमारी कॉस्ट है, ये है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये है कॉस्ट एक्विजिशन। हम इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट, तो हमने 4,200 को भी एक्सपेंस नहीं एसेट माना। अब हमारी एसेट कितनी होगी, बैलेंस शीट में कितनी आएगी, ये इन्वेस्टमेंट 284 200 पर। तो इन्वेस्टर इस 4,200 के खर्चे को क्या करे, पीरियड में ले जाए या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट करे, क्या करना चाहिए? एस क्या बोलता है, इसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट करो। सही भी है कि नहीं? आपने मकान खरीदा, मैं एग्जांपल लूं, मकान खरीदा 30 लाख का और उसकी रजिस्ट्री पर 1 लाख रुपए खर्च किया, तो आप 1 लाख का क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एक्विजिशन एक्सपेंस का क्या करोगे, मकान की लागत में जोड़ोगे कि आपका मकान कितने का पड़ा, 31 लाख का पड़ा। तो 1 लाख जो आपके एक्विजिशन एक्सपेंसेस है वो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में जुड़ जाते हैं, वो आपके एक्सपेंस नहीं, उसको आप असेट मान लेते हो, करेक्ट। तो ये आपका जलाली ब्रोकरेज यानी शेयर इन्वेस्टमेंट एक्विजिशन एक्सपेंसेस को आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट कर देना है। मतलब ये हमारे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट का हिस्सा बन जाएंगे, मतलब हमें इनको कैपिटलाइज कर देना है। इज इट ओके? क्या इसको समझाने के लिए मुझे और कुछ संघर्ष करना चाहिए? बेटा जो चीज समझ में आ जाए उसके लिए मुझे हरी झंडी दे दो, ताकि मैं बेवजह आपका टाइम बर्बाद ना करूं, फटाफट आगे बढ़े। और ना आया तो मैं रिपीटेशन पे रिपीटेशन मारता रहूंगा। पर ऐसा ना हो कि समझ में आ गया और रिपीटेशन ले रहा हूं तो आपको इरिटेशन हो जाएगा। आप मुझे हरी झंडी दे दो कि हाँ समझ में आ गया, हाँ तो फिर वैसा चेहरे से लगना चाहिए कि हाँ समझ में आ गया है। चलो ये था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, समझ गए, ऑनलाइन से जवाब आ गया, थैंक यू बेटा। अब ये तो हमने पढ़ा क्या होता है थर्ड, अकाउंटिंग। अब लिखे फोर्थ, अकाउंटिंग फॉर एक्सपेंसेस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अकाउंटिंग फॉर एक्सपेंसेस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वही ब्रोकरेज, ब्रोकरेज ईटीसी, ब्रोकरेज वगैरह। बेटा आपको खरीदते वक्त तो ठीक है, बेचते वक्त भी आपको देनी पड़ती है ब्रोकरेज, नहीं लगती। वो कब लगती है स्टैंप ड्यूटी? खरीदने वाला शेयर अपने नाम करवाए तो लगती है, बेचने वाले को स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती। बेचने वाले को क्या लगती है? ब्रोकरेज। बेटा समझाऊं, ब्रोकरेज लगती बेचने वाले को भी। आप बेचने वाले हैं, आप शेयर बेचने के लिए कहां जाएंगे? स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे या उसके ब्रोकर को फोन करेंगे? तो ब्रोकर आपके शेयर बिकवाएगा, आपके शेयर आपका ब्रोकर बिकवाएगा। तो दोस्ती में या उसके लिए चार्ज लेगा, तो आपको उसे देनी पड़ेगी ब्रोकरेज। वो लगी ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट सेल करने पर भी ब्रोकरेज लगती है। और समझाऊं? बेटा ना आने पर मुझे तो समझाने की बहुत आदत है, मैं समझाती रहता हूं, इस एग्जांपल से, दूसरे एग्जांपल से, तीसरे से। आपको पता पड़ना चाहिए एग्जांपल कब तक समझाऊं, कितने एग्जांपल हो। क्या समझ में आ गया कि आपको खरीदते वक्त भी खरीदार को, बेचने वाले को भी ब्रोकरेज लगती है? तो वो आप क्या हो गया? एक्सपेंसेस ऑन सेल ऑफ। अब हमें उसका ट्रीटमेंट पढ़ना है, उसकी अकाउंटिंग पढ़नी है, क्या करें? अब फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं, आप लिखिएगा मत ये बात, मैं आपके सामने, ये है मेरे पास है शेयर्स इन एबीसी, मेरे पास है, मेरे पास टू बैलेंस है, 80,000 के शेयर है मेरे पास, ये मेरी कॉस्ट है। मैंने शेयर 1 लाख में बेच दिए और 1 लाख पर मुझे ब्रोकरेज लग गई 1,000। 1 लाख में बेच दिए और ब्रोकरेज लग गई मुझे 1,000। 1 लाख की सेल प्रोसीड है और उस पर मुझे बिकवाने वाले ब्रोकर को, जिसके थ्रू मैंने बेचा है, जिसके थ्रू मुझे 1 लाख मिला है, उसे मुझे 1,000 रुपए देनी पड़ी ब्रोकरेज। अब बताओ उसमें क्या करूं? इस अकाउंटिंग को आगे बढ़ाना है आपको। बाय बैंक कर दूं?
डेफिनेटली बाय बैंक करूंगा, बाय बैंक 1 लाख। ब्रोकरेज को बेटा अकाउंट में एड लेस नहीं होता, अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट होती है। एड लेस करने तो कहां से लेस कर दूं, ऐसा डेबिट कर दूं, तो बेटा यहां डेबिट करूंगा टू बैंक। कितना प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 80 की चीज बिकी 1 लाख में, प्रॉफिट 20, 20 में से खर्चा गया 1, प्रॉफिट कितना हुआ 19। अब एस 13 इससे भी शॉर्टकट चलता है। एस 13 की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली आपको इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, बजाय आप इसको 99 पर रिकॉर्ड कर लो। ये चाहता है एस। क्या शॉर्टकट है, 1 लाख की इनकम बुक कर कर 1 का खर्चा बुक करना, 1 लाख का रेवेन्यू बुक कर करके 1 का खर्चा बुक करना, या रेवेन्यू ही 99 मान लेना। रेवेन्यू 99 मान लो तो आपको अलग से इस 1000 के एक्सपेंस को बुक करने की जरूरत, इस 1000 के एक्सपेंस की आपको कोई अकाउंटिंग नहीं करनी है, रादर इसको सेल प्रोसीड से लेस कर कर तो नेट सेल प्रोसीड है उसी से अकाउंटिंग करना है। आंसर वही आएगा, प्रॉफिट वही 19,000 आएगा, पर ज्यादा बेहतर अप्रोच क्या मानी गई, सेकंड वाली। तो हम क्या करेंगे, दोनों से रिजल्ट सेम है तो क्या लिखेंगे, क्या लिखो इसको, नो अकाउंटिंग फॉर अबो एक्सपेंस, just deduct it from sale proceed and consider net sale proceed एंड कंसीडर नेट सेल प्रोसीड, और आपको नेट सेल प्रोसीड को ही कंसीडर करना है। इस वाले में हाँ वो एक ही बात है, मैं रफ में ऐड कर दूं तो भी चलेगा, कर सकते हैं। रफ में पहले वर्किंग बना लो 280 प्लस 4200 और दिखा दो 284 200 रफ में कर लो। अब यहां पर क्या होगा, एग्जांपल समझो, ये ट्रीटमेंट मैंने बताया उसका समझो एग्जांपल। एन इन्वेस्टर सोल्ड इट्स 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एबीसी, फेस वैल्यू 100, book value of which are 180 at the rate of 200 per share. Brokerage is at the rate of 0.25%. एक 1000 शेयर जिसकी फेस वैल्यू 100 है, जिसकी बुक वैल्यू 180 है, वो 200 रुपए पर शेयर पर बेचा गया, 200 रुपए पर शेयर बेचा गया और उस पर ब्रोकरेज लगी है 0.25%। स्टैम्प ड्यूटी एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा मैंने क्या बताया था कि यदि रजिस्टर से बेचने वाले का नाम हटाकर खरीदार अपना नाम कंपनी में लिखवाना चाहता है तो उसके लिए उसे कंपनी को अप्लाई करना पड़ेगा, और कंपनी उसके लिए इस ट्रांजैक्शन के लिए सरकार को भी बीच में, इसमें सरकार बीच में कुछ पड़ेगी, और सरकार क्या बोलेगी, स्टैम्प ड्यूटी। जैसे आपको मकान आपके नाम करवाना है तो क्या करना पड़ता है, मान लो मकान अभी नाम है कृष्णा के
और नाम अपने में नाम कराना है मकान, तो क्या करोगे? आपको मकान खरीदा आपने कृष्णा से और आपको मकान अपने नाम करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर ऑफिस जाकर स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है ना, देनी पड़ती है। तो ऐसी शेयर खरीदने के लिए भी स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। शेयर्स को आप अपने नाम कराने के लिए सरकार को देनी पड़ती है स्टैम्प ड्यूटी, तो वो ड्यूटी हो गई। हाँ, अब यहां पर बेटा कैसे बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट? यहां पर तरीका क्या होगा? हम बनाएंगे इन्वेस्टमेंट इन एबीसी, ऐसे लिख रहा हूं मैं भी शॉर्ट में। यहां लिख रहा हूं टू बैलेंस बीडी 1,80,000 मैं शॉर्ट में बना रहा हूं, नॉट इन डिटेल। यहां बाय बैंक करूंगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिखा बैलेंस बीडी, इसकी फेस वैल्यू 1,00,000 होगी। क्या होगी? फेस वैल्यू है 1,00,000 और कॉस्ट है 180। ये नहीं बेच दिए बाय, इसकी फेस वैल्यू बाहर कर दी 1,00,000 और बिके कितने में? 2,00,000 में। यहां पर मैं क्या करूं? 2,00,000 लिखूं या 2,00,000 में से 0.25% लेस करके मानू? मैं बेटा 0.5 को अपना आउटलुक मानू ही नहीं। क्या मान लो? ब्रोकर ने 2,00,000 में से ब्रोकेज काट कर मुझे अमाउंट दे दिया, तो 2,00,000 लेस 500 199। ये है नेट सेल प्रोसीड बस 2 P&L। कितना आया प्रॉफिट? 19,500 का प्रॉफिट यहां से डेबिट और पीएल में क्रेडिट होगा। टू P&L 19,500 का प्रॉफिट जाएगा पीएल में। इज इट ओके? क्या दोनों ट्रीटमेंट समझ में आ गया? तो खरीदते वक्त खर्चा लगे तो उसे कैपिटलाइज कर दो, कॉस्ट में ऐड कर दो, पर बेचते वक्त खर्चा लगे तो उसकी एंट्री मत करो, बल्कि उसको क्या करो? सेल प्रोसीड में से लेस करके नेट सेल प्रोसीड को प्रोसीड मान लो। मान लो कि खर्चा हुआ ही नहीं, 500 रुपए आपको मान लो कम मिले बस, तो 500 को अलग से आउटफ्लो मानने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इनफ्लो ही मान लो 199,500। तो आपने 500 घटा की खर्च इनकम मानी है, तो आपको 500 अलग से आउटफ्लो रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इज इट ओके? तो ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। खरीदते वक्त के इन्वेस्टमेंट को, खर्चों को कैपिटलाइज करो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट करो, और बेचते वक्त यदि खर्चा हुआ है तो उसको सेल प्रोसीड से लेस कर दो। ये ज्यादा बेहतर अप्रोच मानी गई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। इज इट ओके? ये बेसिक सभी के काम आने वाला है पूरे चैप्टर में। अब इसके बाद जो आएगा ना बेटा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट बेसिक क्या होगा इसमें? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेसिक नंबर क्या हो रहा है ये? 5। यहां पर एक वर्ड आता है फेयर वैल्यू। जनरली इक्वल टू मार्केट वैल्यू नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू ही होता है जनरली। एस फेयर वैल्यू वर्ड यूज करता है, लेकिन जनरली उसका मतलब मार्केट वैल्यू से ही होता है। इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू मतलब मार्केट में उसको बेचने पर कितना रियलाइज हो सकता है, कितना मिल सकता है नेट। नेट मतलब एक्सपेंस घटाने के बाद, उसको बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मान लो आपके पास एक मकान है, मकान आपका बिक सकता है 40 लाख में, लेकिन जो मकान बिकवाएगा उस ब्रोकर को आपको 40 लाख का 5% 2 लाख दलाली देनी पड़ेगी। आपका मकान बिकना इतना आसान नहीं है। एक ब्रोकर बामुश्किल एक ग्राहक लेकर आएगा आपको, और ब्रोकर ने पहले कह दिया कि मैं आपसे 5% दलाली लूंगा। बताइए मकान कितने में बिकेगा? 40 में। उसमें 2 लाख कौन ले जाएगा? ब्रोकर। तो आपके हाथ में कितने आएंगे? 38 लाख। तो उस मकान की
रियलाइजेबल वैल्यू आपके लिए कितनी रही? आपके लिए 38 लाख रही। 40 लाख आपके हाथ में आएगा ही कहां? चाबी में दो तो ब्रोकर ले जाएगा उसी वक्त। इधर 40 लाख आए, ब्रोकर तुरंत 2 लाख रुपए हैंड टू हैंड ले लेगा। तो आपकी एनआरवी कितनी रही? नेट रियलाइजेबल वैल्यू दैट विल बी कॉल्ड माय नेट मार्केट वैल्यू विल बी 38 लाख, करेक्ट। तो मार्केट वैल्यू इसी को बोलते हैं फेयर वैल्यू। जनरली फेयर वैल्यू का मतलब यही होता है। एस में लिखा कुछ और है, पर मतलब ये भी लिखा है कि एस है कि जनरली यही होती है फेयर वैल्यू। ये हमारे वैल्यूएशन में काम आती है, क्योंकि एस 13 वैल्यूएशन के लिए अच्छी खासी गाइडलाइन देता है, और वहां पर गाइडलाइन देते हैं वो फेयर वैल्यू प्रोड्यूस करता है, पर हम उसका मतलब मार्केट वैल्यू मानेंगे। अब यहां पर एस ने जो वैल्यूएशन के रूल बनाए हैं, एस बनाने वाले इंसान ही थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही थे। आज भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो एस बना रहे हैं, इंडेक्स डेवलप कर रहे हैं। अभी आपको एस है, फाइनल में आप पढ़ेंगे इंडेक्स, वो भी इंसान ही डेवलप कर रहा है, सी ही डेवलप कर रहा है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी ह्यूमन बीइंग यानी सीए ने ही बनाए हैं, तो उनके पीछे सोच रही होगी वैल्यूएशन को लेके। तो एस यदि वैल्यूएशन के बारे में कुछ गाइडलाइन देता है, बताता है, तो वो सब लॉजिकल होगी। तो हमें वैल्यूएशन को रटना नहीं कि एस 13 क्या बोलता है, बल्कि सोचना है कि हम एस 13 बनाते, हम वैल्यूएशन की बात करते, तो हम क्या करते। बस जो हम करते वही आईसीआई के मेंबर ने भी एस में बता रखा है। लॉजिक से चलना पड़ेगा, लॉजिक बिल्कुल काम आएगा यहां पर एस के वैल्यूएशन में। जैसे कि मैंने इन्वेस्टमेंट, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, कल पढ़ेंगे वैसे इसको डिटेल में। मैंने 100 रुपए का शेयर, फेस वैल्यू 100 है, खरीदा उसको 180 में है, कॉस्ट मेरी 180 है, फेस वैल्यू 100 है, खरीदा 100, पर मैं इसको अगले 3 साल तक बेचने वाला नहीं हूं। मुझे पता है कि 3 साल बाद ये रेट सीधे 500 पे जाएगा। इसका एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, बड़ा इसको एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने वाला है, ये बड़ी मशीन लगाने वाला है, तो 5 साल बाद इसकी की रेट 500 पे जाने वाली है। मैंने इसको जल्दी बेचने के हिसाब से नहीं खरीदा, ही 5 साल बाद बेचने के हिसाब से है। तो ये हो गया मेरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब खरीदा और ईयर एंड में फेस वैल्यू जो सोई है वो तो सोई रही, मार्केट रेट इसका 160 रुपए रह गया, मार्केट रेट 160 रह गया। तो मैं इसको 160 पर लिखकर 20 का लॉस रिकॉग्नाइज करूं, या इसको 160 पे कंटिन्यू करूं और 20 का लॉस बुक करूं, या 180 पे चलने दूं। एक ऑप्शन तो ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, दोनों में से क्या? 160 यानी मार्केट वैल्यू पे वैल्यू करूं और 20 का लॉस बुक कर लूं, 20 को लॉस मानकर पीर में डाल दूं, या इसको 180 की कॉस्ट पर ही कंटिन्यू करूं, 180 की कॉस्ट पर कैरी करूं। क्या लॉजिक कहता है आपका? मुझे इसको अभी नहीं, 5 साल बाद बेचना मेरा इंटेंशन है, ये मेरा नॉन करंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉजिक से बताओ किस पे रखूं? 180 पे चले दूं। क्या लॉजिक है आपके पास? जब मुझे आज बेचना ही नहीं है, आज मुझे बेचना ही नहीं है, तो मुझे इस रेट से कोई मतलब क्यों रखूं? इससे मतलब मार्केट रेट से, ये रेट मेरे लिए इरेलीवेंट है। सोचो, आपने ये शेयर खरीदा कब के लिए? 5 साल, और रेट 180-60 रह गए, तो क्या आप घबराओगे? तो क्या होगा? अरे आपको पता है कि नया प्रोजेक्ट आएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, 5 साल बाद वैल्यू बढ़ेंगे। अभी तो आपको पता है कि वैल्यू डाउन हो सकती है, अप हो सकती है, लेकिन आपने आज के हिसाब से खरीदा नहीं, तो आज आपको घबराने की जरूरत, आपका इंटेंशन इसे अभी बेचने का है ही नहीं, इसलिए इसको आप कॉस्ट पर कंटिन्यू करोगे। आए समझ में? अब टाइम हमारा हो गया है, इसलिए मैं आगे की चीजों को लेट नहीं करूंगा, इसलिए आज इतना ही काफी है। थैंक यू। कल आगे बढ़ेंगे बेटा, कल या परसों जो भी होता है। कल संडे है ना? अभी संडे क्लास आपकी शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपको हम थोड़ा संडे एंजॉय करने के टाइम दे दें। एक बार आप फॉर्मेशन पास होके हमारे पास आ गए, तो संडे आपका कोई मतलब संडे हमारे नाम हो जाएगा। संडे आपका संडे रहेगा ही नहीं, वो हमेशा वर्किंग डे रहेगा। तो जितने आनंद उठाने संडे के, रिजल्ट के पहले पहले उठा लो। पिक्चर देखनी है, घूमना है, कूदना है, दौड़ना है, जो करना है कर लो, उसके बाद फिर आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। हर संडे आपको क्लास आना होगा। थैंक यू बेटा।